हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो आज से हम शुरू करने वाले बिजनेस लॉ का यूनिट नंबर 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। इसका चैप्टर नंबर 1 है। एक ही चैप्टर इसके अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। इसका पहला पार्ट होने वाला है जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको जो हम जान लेते हैं। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जानेंगे, दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, तीसरा उसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर नेक्स्ट जानेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, और इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये 4-5 टॉपिक है जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ये मेरे नोट्स है खुद के। अगर आपको ये नोट्स है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जानता हूँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और हाँ, ये जो वीडियो होने वाली है ये फर्स्ट सेमेस्टर के उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कहीं ना कहीं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो बीकॉम प्रोग्राम है बीकॉम ऑनर्स में जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। और जिसके पास बिजनेस लॉ है उसके लिए भी ये वीडियो होने वाली है, तो आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी अदर कोर्स से और आपके पास बिजनेस लॉ है तो देखो सबसे पहले जानते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो ये चैप्टर है ये बताता है कि आपके लिए बेसिक रूल क्या होंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। आप किस बिहाफ पे एग्रीमेंट बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, ये क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। To help the student understand basic rule of offer, acceptance, consideration, capacity, ये सारे हमारे टॉपिक्स है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी ये लॉ जो था पहले 1872 था, लेकिन अब इसको मैं अमेंड करके इसका नाम 1972 रख दिया गया है। टू लेट स्टूडेंट नो अबाउट वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे डिफरेंस होता है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, मतलब इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। बहुत सारे बिजनेस लॉ के टॉपिक्स जो हम इसके अंदर जानेंगे। तो बिजनेस लॉ का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो ये जो है बहुत लंबा चलने वाला है, सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर यही चलने वाला है। इंट्रोडक्शन की बात करें, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैम इन फोर्स 1 सितंबर 1972। यानी कब आया था, ये आया था 1 सितंबर 1972 में ये आया था। इनएक्ट कब हुआ था, रीजनली fulfillment of expectation created by promise of the parties, also enforcement obligation prescribed by an agreement between the parties। मतलब इसके अंदर वो एक्सेप्शंस है। ठीक है, जो जो आपने एक्सपेक्ट की थी ना वो यहाँ पे फुलफिलमेंट की गई है। जो जो पहले दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो जो उसमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो सब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द determine circumstances in which promise made by parties or should be legal binding। यानी अगर कोई पार्टी कोई भी प्रॉमिस करते कुछ भी काम करने का तो उसको एक लीगली रूप देना कि वो लीगल है कि इलीगल है, तो इसलिए ये सब लाया गया है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को लाया गया। क्यों लाया गया, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज पहले ऐसी थी कि प्रॉमिस करके मुकर जाती थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि प्रॉमिस करेगा तो उसको लीगल होना पड़ेगा। ठीक है, उसको गवर्नमेंट से लीगल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर वो इस बिहाफ पे कोई भी गलत काम कर देता है या अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे खत्म करने की कोशिश करता है तो उसको सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है। अब डेफिनेशन की बात कर ले कॉन्ट्रैक्ट की, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिफाइन किया है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ या एट लॉ। इट मीन्स एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मतलब दो बंदे होते हैं, ठीक है, एक ऑफर देता है दूसरे एक्सेप्ट करता है, तो जो एग्रीमेंट होता है वो लॉ द्वारा क्या होगा, इन्फोर्स होगा, यानी इस पे केस किया जाता है, यानी लीगल होगा। ठीक है, अगर ये कोई भी पार्टी अगर प्रॉमिस करती है और अगर वो कुछ भी इलीगल काम कर देती है तो उस पर केस किया जा सकता है, उस पर फाइन मारा जा सकता है। तो इसलिए जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होना चाहिए तभी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, 4-5 वर्ड की है, आप इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ या एट लॉ। आपको बट ये लाइन भी लिखनी होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो दो चीज आती है,
एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में देख लिया, ठीक है। अब जो अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड एज अ फॉलो, यानी सैलमंड एक राइटर है जिन्होंने डिफाइन किया कॉन्ट्रैक्ट को। ये तो हमने सेक्शन के हिसाब से देखी थी, अब हम देखते हैं राइटर के। एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज, यानी जो भी ऑब्लिगेशंस होती है उनको डिफाइन करना और क्रिएट करना पार्टीज के बीच में, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। यानी एक तरह से लीगल जो परत होती है, लीगली परत जिससे वो लीगल कह रहा है, ठीक है। तो ये बनाना ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब एग्रीमेंट देखो, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो देख लिया, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आपको पता है कि कोर्ट द्वारा केस हो सकता है, ठीक है, लीगल होता है। अब एग्रीमेंट के अंदर दो चीज आती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब समझो आप, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब है कि देखो, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ठीक है। ए क्या है, कोई भी मान लो इसने ऑफर दिया, ठीक है, इसने क्या किया, बी को ऑफर दिया कि भाई अगर तू मेरी वॉच खरीदेगा, ठीक है, वॉच है जो 1000 रुपए की ली थी इसने, तो मैं तुझे 900 रुपए में दे दूंगा। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके लिए एक्सेप्टेंस, तो इसने तो ऑफर दे दिया, ये अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टेंस होती है। इसने ए ने क्या दिया, ऑफर दिया, उसने भाई बोला भाई तू मेरी अगर वॉच खरीदेगा तो मैं तुझे डिस्काउंट में दे दूंगा 900 रुपए में, ठीक है। तो ये क्या ऑफर कहलाता है। हम ऑफर और एक्सेप्टेंस का आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं, अब देखो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या चाहिए, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल कहलाता है, लीगल कभी नहीं कहलाता। पहला, टू पार्टीज, ये दो पार्टीज के बीच में होता है। अगर एक पार्टी हुई तो नहीं होगा, क्योंकि एक होता है प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी। प्रॉमिसर वो पर्सन होता है जो ऑफर देता है, प्रॉमिसी वो पर्सन होता है जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए ऑफर होता है। तो इसमें जो है दो पार्टीज होना कंपलसरी है। विदाउट टू पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता वहां। देयर मस्ट बी टू पार्टीज होनी चाहिए यहाँ पे। और ये क्या है, ओनली बायलैटरल होना चाहिए, सेम पार्टी। अब खुद ही मतलब मान लो ए है और एक खुद से क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए दो अलग अलग पार्टी होनी कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ प्रॉमिस टू सेल हिज कार फॉर सम 20,000 रुपए, यानी ए ने क्या किया, 20,000 रुपए में अपनी कार बेचने का डिसाइड किया, प्रॉमिस किया बी को। तो ए इज अ प्रॉमिसर, क्यों, क्योंकि ए ने क्या किया, बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, कार बेचूंगा, ठीक है, किसमें, 20,000 में। तो बी क्या है, प्रॉमिसी हो गया, ए क्या है, प्रॉमिसर, ठीक है। बात समझना, देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बी टू पे सम 20,000 रुपए। मतलब ये बी ने क्या किया, बी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें 20,000 रुपए पे करूंगा, ठीक है। द सेम इज दैट पोजीशन ऑफ बी, मतलब जो पोजीशन ए की थी वही पोजीशन बी की है। ए ने क्या किया था, ऑफर दिया था, ठीक है, इसने भी क्या प्रॉमिस किया था, अब इसने भी क्या प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। इसके केस में ये प्रॉमिसर हो गया, इसके केस में ये प्रॉमिसर हो गया, ठीक है। अब बात समझना बस। अगला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी दो होंगे, पहला ऑफर होगा, दूसरा एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट देखो क्या होता है, एग्रीमेंट के अंदर दो चीजें आती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। विदाउट ऑफर और विदाउट एक्सेप्टेंस के ये एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। और अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट कतई नहीं बन सकता वो, ठीक है, वो वहीं खत्म हो जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा फिर वो, ठीक है। तो प्रपोजल फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से प्रपोजल आएगा, दूसरी पार्टी क्या करेगी, उसे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। मान लो जैसे हमने ऊपर देखा था कि ए क्या प्रपोजल दे रहा है बी को कि भाई मैं तुम्हें 20,000 में क्या करूंगा, अपनी कार बेच दूंगा, और बी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एग्रीमेंट बन गया। और अगर इन दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं बनता तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं माना जाता। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल है, इफ ए से बी दैट इज विलिंग टू से इस कार, ठीक है। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ले लिया है कि ए ने क्या किया, बी को बोला कि भाई मैं तुझे 20,000 रुपए में अपनी कार बेच दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या प्रपोजल दिया है ए ने, तो बी ने क्या है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या एग्रीमेंट कहलाता है। इन दोनों के बीच में जो बना वो एग्रीमेंट है। एन ऑब्लिगेशन, यानी इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल काम नहीं होने चाहिए इसके अंदर। एन ऑब्लिगेशन इज द लीगल ड्यूटी, यानी लीगल होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इनके पास, ठीक है, लीगली इनके जो है सर्टिफिकेट वगैरह बनने चाहिए, तब ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाएगा। इफ ए सेल हिज
लूल बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है, इसने क्या किया, अपनी कॉटन को बेच दिया बी को, किस पे, एट अ प्राइस जिस पे वो फ्यूचर में सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये लीगल है, ठीक है, वो अपनी तरफ से बेच रहा है। ऑल एग्रीमेंट, अब देखो जो ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केस स्टडी की बेस में भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एग्रीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। फॉर देखो बात समझो, एग्रीमेंट इज मस्ट वाइडर कॉन्सेप्ट अदर देन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एग्रीमेंट क्या है उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। एग्रीमेंट के अंदर तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आते हैं, ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट भी आते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही बन सकते हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल होते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा फैलाव है इसके अंदर। एग्रीमेंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एब्सेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसमें जो है लीगल ऑब्लिगेशन एब्सेंट रहती है, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बना पाता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कोई भी एग्रीमेंट अगर सोशल मैटर के लिए बनाया जा रहा है, सोशली बनाया जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन टुगेदर फॉर अ वॉक, यानी 2 पर्सन है जिन्होंने वॉक के लिए क्या किया, एग्रीमेंट बनाया। और सिनेमा शो के लिए मान लो कोई 2 पर्सन है, राम और श्याम, ठीक है, राम है श्याम है, तो राम ने बोला कि श्याम चलो अपन मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, इनने क्या कॉन्ट्रैक्ट बना ली, तो ये क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इनके बीच में कोई लीगल ऑब्जेक्शन आई नहीं आई, इनके जो कोई पेपर साइन हुआ नहीं हुआ, इसने कोई अच्छे से ऑफर दिया नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम में केस स्टडी की बेस में भी पूछ लिया जाता है, और ये 10 मार्क्स का आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट्स छोड़ के आते हैं। ऑल ऑब्लिगेशंस ऑल्सो डू नॉट कंसिस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी ऑब्लिगेशन विच आर राइजेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एन एग्रीमेंट कांट बी बेसिस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कोई इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एग्रीमेंट बना रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में के बेसिस पे नहीं होगा। डोमेस्टिक अरेंजमेंट विद नो इंटेंशन, अगर आप कोई भी डोमेस्टिक करते हो, ठीक है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट वगैरह बनाते हो तो उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सच एज द प्रॉमिस बाय फादर, फादर ने क्या किया, प्रॉमिस किया अपने बेटे को कि वो उसे पॉकेट मनी देगा। अब अगर मान लो फादर ने बेटे को पॉकेट मनी नहीं दी, तो क्या बेटा क्या फादर के खिलाफ केस कर देगा, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट है, या डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। सोशल होता है जो हम बाहर बनाते हैं, डोमेस्टिक जो हम घर वाले और परिवार के बीच में बनाते हैं वो डोमेस्टिक कहलाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, बेटा बाप के ऊपर यानी फादर के ऊपर केस नहीं कर सकता, तो ये क्या डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। द मोस्ट यूजुअली फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्सिस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये ऊपर वाली बात मैंने आपको जो बता दी है ये वही है, ठीक है। आप देखो सिंपल ये याद रखो कि फादर के खिलाफ बेटा केस नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक और टॉपिक है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये 8 और 9 पॉइंट गायब हुए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से तो ये क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड बन जाएगा। वॉइड क्या है हम आगे पढ़ेंगे वॉइड के बारे में भी। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है जान लेते हैं। पहला एग्रीमेंट, हम पहले पढ़ चुके कि एग्रीमेंट होना कंपलसरी होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और एग्रीमेंट के लिए 2 पार्टीज होनी कंपलसरी है। पहली है ऑफरर, दूसरी है ऑफरी, यानी प्रॉमिसर प्रॉमिसी, यानी जो प्रॉमिस करता है और जो प्रॉमिस देता है, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा तभी ये एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन है एवरी प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन मतलब किसी को कुछ मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ए था और बी था, ए ने क्या कहा था कि भाई 20,000 में मैं तुम्हें अपनी कार भेज दूंगा बी को, तो ये क्या है, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है पैसा,
20,000 रुपए ए के लिए कंसिडरेशन है, बी के लिए क्या है, बी को कार मिल रही है, बी के लिए कंसिडरेशन बी कार है। यानी जिसपे इनकी कंसिडरेशन है, जिसमें इसकी संतुष्टि है, जिनमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया है, तो वो क्या है, इनके लिए कंसिडरेशन कहलाती है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर उसमें आप लिख सकते हो। ये क्या है कि आपकी जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप बनाने की होनी चाहिए, इलीगल काम करने की नहीं होनी चाहिए, लीगल काम करने की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड मेड अ प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ 30 पाउंड, ठीक है। तो एक हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि वो हर महीने 30 पाउंड देगा, ठीक है, पैसे देगा फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंस, जो भी उसके घर का खर्चा होगा। फिर सम टाइम लेटर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटेड, तो हस्बैंड और वाइफ के अलग अलग हो गए और हस्बैंड स्टॉप पेइंग, मतलब हस्बैंड ने रोक दिया कि भाई अब मैं पैसा नहीं दूंगा। तो वाइफ फाइल अ सूट फॉर अलाउंस फॉर एक्सपेंसेस, तो वाइफ ने क्या किया, कोई केस डाल दिया कोर्ट में कि वो मुझे खर्चा नहीं दे रहा। इट वॉज हेल्ड दैट वॉज अ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है, दिस वॉज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने भी क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है या बोलो एग्रीमेंट है, तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, तो इसलिए हम इसके खिलाफ केस नहीं रखेंगे। और ये डोमेस्टिक है, अगर ये लीगल रिलेशनशिप बनाता तो ये लीगल वैलिड एग्रीमेंट होता, तो ही आप इस पे केस कर सकते हो। ये कौन से बाल्फर एंड वॉल्फर का एक केस हुआ था, कैसलो है, ठीक है, उसका एक केस लो था। अब फ्री कंसेप्ट, देखो फ्री कंसेप्ट का मतलब जो अपनी खुशी से दे रहा हो, ठीक है, खुशी से कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो। अब आपने मान लो किसी के भाई माथे पे था, गन रख के बोला कि भाई मुझे तुम्हारी, मान लो ए ही है, ठीक है, ए है बी है, ए ने क्या कहा, ए ने बोला भाई देख बी, मैं तुझे, या बोलो बी ने क्या है, ए के मत्थे पे गन रख के कहा कि देख भाई, मेरे को चाहिए तेरी कार, ठीक है, मेरे को चाहिए तेरी कार, मैं तेरे को दूंगा सिर्फ उसके 5,000 रुपए। तो ये क्या, एक फ्री कंसेंट तो है नहीं, ठीक है। अगर हाँ ए बोलता, अगर बी ऐसे ही बोलता कि भाई ए मुझे तुम्हारी कार चाहिए 5,000 रुपए में, ठीक है, तो ए क्या है, तो ए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेता, ठीक है। अगर वो फ्री कंसेंट में आता, यानी अपने आप से होशो आवाज में कहता, तो ये फ्री कंसेंट माना जाता। अगर आपने किसी के मत्थे पे गन रख के बोला, तो ये क्या फ्री कंसेंट नहीं कहलाता है। इसे आप पढ़ लेना, इजी लैंग्वेज में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखो वही कार का एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल दूसरे से आप पढ़ लेना, ठीक है, 20,000 रुपए वाला। ये कॉम्पिटेंट पार्टी, यानी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का है कि जो दो पार्टी होंगी वो दोनों कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, यानी कैपेबल होनी चाहिए ऑर्डर करने के, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के। अब आप किसी माइनर के साथ बनाओगे, अगर छोटे बच्चे के साथ, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो इसलिए वो मेजर होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट टू parties of essential every valid contract. A person can't enter into contract oneself except in a different capacity. A person purchase goods from his own firm. In order that agreement may be binding contract may be must legal capacity. ठीक है, इसके पास क्या लीगल कैपेसिटी होना चाहिए कि वो खुद आए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ एक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, यानी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी मेजर है, 18 प्लस है, तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। और जो साउंड माइंडेड है, यानी पागल नहीं है, और जिसको कोर्ट ने मना नहीं किया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अब मान लो कोई पागल है, कोई दिमाग से पागल है, आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। और अगर कोर्ट ने कह दिया कि तुम डिस्क्वालीफाई हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, तो उसके साथ भी बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और एज होनी चाहिए कम से कम 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। अब बोलते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि आप इसमें कोई इलीगल काम नहीं करनी चाहिए, इसका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे आप, हमने ऊपर देखा था कि ए और बी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, ए ने क्या कार दी थी और बी ने क्या 20,000 रुपए दिए थे, तो बी के लिए क्या है, कार हो गई कंसिडरेशन, ए के लिए क्या है 20,000 रुपए। अब मान लो ए है और बी है, ठीक है, कोई भी मान लो, या एक्स वाई मान लो, एक्स वाई है, ठीक है, एक्स ने क्या किया कि वाई से कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मुझे चाहिए चाकू, और जो क्या करेगा वो जेड को क्या करेगा, कत्ल कर देगा जेड का।
तो इसमें जो है कंसिडरेशन क्या लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल कंसिडरेशन। उसको मिल तो रहा है चाकू, अनलॉफुल है। अब वो किसी का मर्डर कर रहा है तो वो भी तो अनलॉफुल हो गया। तो इसलिए जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन बार प्रॉमिस नॉट बाइंडिंग द पार्टीज। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाता। पहली बार कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट ओनली व्हेन प्रॉमिस इज मेड समटाइम्स इन रिटर्न, यानी जब बनाया जाता है तभी वो रिटर्न किया जाता है, उसके बाद रिटर्न नहीं होता कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय द प्रोमिसी टू ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर, यानी प्रोमिसी यानी जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट बना, जिसको ले कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, वो जो भी मान लो बी था, ठीक है, ए और बी का लिया था, बी जो भी पे करेगा ए को, तो ए के लिए वो कंसिडरेशन हो जाती है, बी के लिए कंसिडरेशन क्या है जो ए पे करेगा। ठीक है, तो ये क्या है लीगल या लॉफुल। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के लिए ए एग्री टू सेल हिज कार 10,000 रुपए में। ए क्या होगा, बी को अपनी कार बेचने के लिए तैयार हो गया। ए ने प्रॉमिस किया कि ए के लिए क्या है कंसिडरेशन 10,000 रुपए, बी के लिए क्या है कार। ये मैंने ऊपर बताया था आपको, लीगल ऑब्जेक्ट। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। सेम जो चाकू वाला एग्जांपल ऊपर लिया था वो यहीं पे आप पेस्ट कर दो, वो एग्जांपल यहाँ भी आ जाएगा। ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी पब्लिक को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी से अगेंस्ट नहीं होना चाहिए जो भी आप करो। फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स, ए क्या है अपने कुछ गुड्स हैं उनको बी को बेचने के लिए तैयार हो गया। ए नोस, ए को पता है कि गुड्स क्या है स्मगल किए गए हैं, ठीक है, कंट्री के बाहर से स्मगल किए गए, यानी कुछ इलीगल है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये अनलॉफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले इलीगल ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या इलीगल है, उसने इलीगल गुड्स को ट्रांसफर करना चाहा, बेचना चाहा, तो इलीगल कहलाता है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बताया नहीं जाता, ठीक है, कि एक्सप्रेस नहीं किया जाता, वो वॉइड कहलाता है। फोर्थ, अगर आप रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी किसी के भी ट्रेड में, व्यापार में रुकावट डालते हो, किसी का ट्रेड रोकते हो, किसी की शादी रोकते हो, या कोई भी ऐसे इम्पॉसिबल वर्क करते हो, मैरिज एग्रीमेंट, ठीक है, जो जिसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। वॉइड मतलब खत्म, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो वहीं खत्म है, जैसी बना वैसी खत्म, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये होता है वॉइड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर कॉम्पिटिटर इन अ बिजनेस, ए और बी के एक कॉम्पिटिटर है बिजनेस में, ए और बी का क्या है, एक बिजनेस है। बी एग्रीज टू पे ए सम ऑफ मनी इफ वुड क्लोज हिज बिजनेस। बी ने क्या किया, बी कह रहा कि भाई देखे अगर तू अपना बिजनेस बंद करेगा तो मैं तेरे को कुछ अमाउंट पे कर दूंगा, कुछ पैसे दूंगा। ए डिड सो बट बी रिफ्यूज टू पे हिम द मनी। ए ने बंद तो कर दिया, ए ने अपने बिजनेस जो बंद कर दिया, बट बी मुकर गया। बी कह रहा कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, बी ने मना कर दिया, तो एग्रीमेंट क्या है वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात से ही मुकर गया। और ये क्या था, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड था, यानी किसी के व्यापार को रोकना। मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड, मनी क्या रिकवर नहीं हुई, तो इसलिए ये वॉइड कहलाएगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ए क्या है, दोबारा अपना बिजनेस चालू कर सकता है। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, यानी जो पर्सन है वो परफॉर्म करने के एप्लीकेबल होने चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। द एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय पार्टीज मस्ट बी सर्टेन नॉट इंडेफिनिट, ठीक है, सर्टेन होने चाहिए, वैग्यू होनी चाहिए, यानी उनको पता होना चाहिए, वो कैपेबल होने चाहिए कि हम ये जो पॉसिबल है कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम उससे पॉसिबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ए एग्रीज टू बी ए एग्रीज टू सेल बी 1000 मीटर्स ऑफ क्लोथ, यानी ए क्या है एग्री हो गया कि उसने कहा कि भाई देखो बी मैं तुम्हें अपना 1 मीटर का जो कपड़ा है वो बेचूंगा। दिस डज नॉट इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ, यहाँ पे बताया तो नहीं है कि किस तरह का कपड़ा बेचेंगे, इन्होंने ये बोल दिया 1 मीटर, अब ये नहीं बताया कौन सा नायलॉन का है, सूती का है, कौन सा कॉटन का है, कौन सी क्लॉथ है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट नहीं है, सर्टेन नहीं है, यानी ये बताया नहीं है क्लियर कॉन्ट्रैक्ट में कि किस तरह का कपड़ा, ठीक है। तो वैग्यू, सर्टेन और इंडेफिनिट का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को अगर आप अच्छे से बताते हो तो वो सर्टेन कहलाता है, ठीक है। दिस एग्रीमेंट क्या है वॉइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे जो है सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि किस टाइप के कपड़े, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है,
कंप्लाइंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपके पास होनी चाहिए। पहला रिटर्न में होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए। दूसरा रजिस्ट्रेशन होने चाहिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, इस पर्सन के साथ किया है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके लिए कंसिडरेशन है, ये सब उसके अंदर मेंशन होगी। अननेसेसरी बाय लॉ, ये कि लॉ द्वारा होगा तो ही आप सेटिस्फाई होगे। और अगर दूसरे पर्सन ने कुछ भी ऐसा किया जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो आप क्या दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी रजिस्टर्ड, कॉन्ट्रैक्ट जो रजिस्टर होने चाहिए। अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑन अकाउंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग नियर रिलेशन टू ईच अदर। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। कोई भी नियर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या रिलेशन होती है। डॉक्यूमेंट होना चाहिए कंपलसरी, सेक्शन 17 के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव नहीं कर सकते, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, इन सबको क्या है हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब बेस इधर से उधर ले जा नहीं सकते, तो इन पार्टीज से रिलेटेड आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के अंदर। एमओए, एओए, डिवेंचर और जो भी आपके चार्जेस होंगे कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के अंदर वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी आपकी फर्स्ट वीडियो बिजनेस लॉ की, आपको ऐसी देखने को मिलेगी आज से सारी वीडियोस। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलेंगी और आपके एग्जाम से पहले सिलेबस जो है कंप्लीट करा दे जाएंगे मेरे नोट्स के द्वारा। ठीक है, ये आपको नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो बिजनेस लॉ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।